मिर्गी के मरीज अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं, बशर्ते वो दवाइयाँ प्रॉपर लेते रहें। दवाइयों के साथ काफ़ी हद तक मैक्सिमम जो हैं वो कंट्रोल रहती हैं चीज़ें। जो 5 से 10% केसेस जिनमें कंट्रोल नहीं होते, उनमें सर्जरी है। उसके बाद भी तो एक मिर्गी का मरीज़ अपनी सामान्य ज़िंदगी हर एस्पेक्ट में बिता सकता है, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई हो, चाहे वो काम-काज हो, चाहे वो शादी-ब्याह हो, बच्चे हों, कुछ भी हो। नॉर्मली अगर ब्रेन ट्यूमर किसी ऐसे हिस्से में है जहाँ से ट्यूमर निकालने पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा, तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है बिना किसी दिक्कत के। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी डॉक्टर गंगेश गुंजन। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर गंगेश गुंजन है। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन ट्यूमर है क्या, और क्या हर बार ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है? ब्रेन ट्यूमर बेसिकली ब्रेन के किसी हिस्से में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ को कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार कैंसरस हो। कई बार इसे हम बेनाइन कहते हैं, जिसमें कि वो कैंसरस नहीं होता है। ऐसे भी ट्यूमर होते हैं जैसे मेनिंजियोमा, शानोमा, ये सारे ट्यूमर्स बेनाइन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कैंसरस नहीं होते, ग्रेड 1 होते हैं। जो हायर ग्रेड्स होते हैं, उनमें वो कैंसरस होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेन ट्यूमर हाई ग्रेड कैंसर ही हो। ब्रेन ट्यूमर के कुछ सिम्टम भी होते हैं, अगर लोगों को कैसे पता चलेगा, और अगर पता नहीं चलता तो फिर क्या दिक्कत होती है? ब्रेन ट्यूमर के जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें है कि अगर कोई हेडेक है जो काफ़ी समय से रह रहा है आपके, खत्म नहीं हो रहा, या स्पेशली सुबह के टाइम पे ज़्यादा हेडेक होता है, या उल्टी होती है सुबह में, या आपके किसी अंग में कमजोरी आनी शुरू होती है, या देखने में कोई दिक्कत होती है, या सुनने में कोई दिक्कत, चलने में कोई दिक्कत, तो ये सारे सिम्टम्स कहीं न कहीं इशारा कर रहे होते हैं कि कुछ आपकी गड़बड़ है न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें। तो उस केस में आपको अपनी इवैल्यूएशन करानी चाहिए, न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, अगर ये चीज़ें परसिस्ट करती हैं और लॉन्ग टर्म में। और अगर किसी को नहीं पता चलता कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, तो उसके बाद क्या दिक्कतें आ सकती हैं? अगर पता ना चले कि ब्रेन ट्यूमर है और उसे छोड़ा जाए, तो सबसे पहला तो ये है कि जिस हिस्से में ब्रेन ट्यूमर है, उस हिस्से से जो भी फंक्शन कंट्रोल होता है, वो इफ़ेक्ट होना शुरू होगा। दूसरा, वो ब्रेन ट्यूमर जैसे-जैसे ग्रो करता है, आपके जो सिर के अंदर जो प्रेशर है, जिसे हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ता है। उससे आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, उससे आप कोमा में जा सकते हैं, उससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए सिम्पटम्स को नेग्लेक्ट ना करें। यथासंभव जितनी जल्दी हो मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज के समय में ब्रेन ट्यूमर का इलाज कितना संभव है, और क्या कोई एडवांसमेंट भी आया है इसमें? आज के टाइम पे ब्रेन ट्यूमर काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, क्योंकि अभी हमारे पास उसकी जाँच के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, एमआरएस स्कैन, बहुत सारे स्कैन्स हैं जिनसे हम उनकी ऑपरेशन से पहले उनके बारे में जान सकते हैं। प्लस सर्जरी के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यूरो नेविगेशन गाइडेड सर्जरी है, आपके डाई बेस्ड सर्जरी, ट्यूमर रिसेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे सर्जरी को सेफ बनाती हैं और काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती है उसमें। तो ये अभी काफ़ी सेफ है, बशर्ते अर्ली डायग्नोसिस हो और हम उसे सेफ में से निकालें। अगर कोई ब्रेन ट्यूमर के बाद सर्जरी करा लेता है, हुँ। तो क्या वो प्रॉपर नॉर्मल लाइफस्टाइल से रह सकता है, या कोई सावधानियां उसे बरतनी पड़ेगी, कोई प्रिवेंशन करना पड़ेगा? नॉर्मली अगर ब्रेन ट्यूमर किसी ऐसे हिस्से में है जहाँ से ट्यूमर निकालने पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा, तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है बिना किसी दिक्कत के। पर अगर ब्रेन ट्यूमर कुछ ऐसे हिस्से में है जहाँ से कि आपके किसी अंग को कोई दिक्कत होने वाली है, तो उस हिस्से में कमज़ोरी जो हो चुकी है, वो हो सकता है परसिस्ट करे, लेकिन फिर भी आप अपना सामान्य जीवन बिता सकते हैं। बस 1-2 चीज़ें होती हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं, जो होता है कि आपको दौरे की दवाई हो सकता है काफ़ी समय लेनी पड़े, दिमाग में सूजन हो उसके लिए दवाइयाँ कुछ समय लेनी पड़े। उसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी बाकी बिता सकते हो नॉर्मली। इसी के बाद अगर हम मिर्गी की बात करें, तो क्या क्या गलतफहमी समाज में फैल रखी है मिर्गी की बीमारी को लेकर? मिर्गी को लेके काफ़ी सारी मिथ्स हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये मेंटल इलनेस है, कि पागलपन ही है या पागलपन का दौरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, जो मेंटल इलनेस नहीं है। लोग ये भी मानते हैं कि मिर्गी एक बार हो गई तो ये कभी क्योर नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, मिर्गी के लिए दवाइयाँ हैं, जो दवाइयों के साथ काफ़ी हद तक मरीज़ ठीक रहता है और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी बिता सकता है।
लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जिंदगी सामान्य रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है, दवाइयों के साथ। लोगों का कहना ये भी है कि मिर्गी हमेशा दौरे जैसा ही होता है, जब हाथ पैर झटके हों तभी मिर्गी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि लगातार किसी को घूरते रहना, आपकी जो आई साइट है वो एक जगह पे टिकी रह गई, आप थोड़े से अलर्ट नहीं है, अनकॉन्शियस टच हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके मिर्गी के सिम्टम्स में काउंट होती हैं। दवा से कंट्रोल ना होने वाली मिर्गी की अक्सर सर्जरी की जाती है, तो मतलब कैसे इलाज किया जाता है उनका, कैसे उन्हें सर्जरी दी जाती है? बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें दवाइयों से कोई खास असर होता नहीं है, दौरे आते रहते हैं, जिन्हें हम रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी या रिफ्रैक्टरी सीजर्स कहते हैं। उन केसेस में सबसे पहला काम होता है दिमाग के उस हिस्से का पता लगाना जहाँ से कि ये सीजर्स शुरुआत हो रही है। सीजर्स की, सीजर्स मतलब होता है ब्रेन में एक पर्टिकुलर हिस्से में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का होना, जो वहाँ से शुरू होती है और वो पूरे दिमाग में फैलती है। तो सबसे पहले उस हिस्से का पता किया जाता है, फिर उसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। जैसे जिस हिस्से में से वो राइज कर रही है, जिस हिस्से से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स शुरू हो रहे हैं, उस हिस्से को काट के हटाना, रिसेक्शन होता है। दूसरा होता है कि अगर आपके एक दिमाग के दो भागों में से एक भाग में अगर है दौरा आ रहा है तो दूसरे भाग में ना फैले, तो बीच में एक पार्ट होती है जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, उसको कट कर सकते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। तीसरा होता है LITT कहते हैं हम लोग, जिसे लेजर के थ्रू हीट देके उस हिस्से को डैमेज किया जाता है जहाँ से कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, उसको कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, वैगस नर्व स्टिमुलेशन होती है। इनके साथ साथ कुछ और भी टेक्निक है जिसमें हम कुछ ऐसे हिस्से हो ब्रेन के जो कि बहुत ही अहम होते हैं, जहाँ आप उसे काट के नहीं हटा सकते, पर जो मिर्गी के दौरे हैं वहीं से शुरू होते हैं। तो उस केस में वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए जाते हैं ताकि अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बने भी तो वहाँ से वो बाहर की तरफ फैले ना। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जो सर्जिकल एस्पेक्ट कवर करते हैं एपिलेप्सी सर्जरी के। तो उनसे भी काफ़ी हद तक सीजर फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, कई बार मरीज ठीक भी रहते हैं। जैसे मिर्गी के मरीज को लेकर काफी सारी गलतफहमियां, गलत धारणाएं लोगों ने बना दी है। जैसे अक्सर मिर्गी के मरीजों को कहा जाता है कि इनकी शादियां नहीं हो सकती है, ये कि आगे पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो ये मिथ है या रियलिटी है? ये पूरी तरह से एक मिथ है कि मिर्गी के मरीज अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं, बशर्ते वो दवाइयाँ प्रॉपर लेते रहें। दवाइयों के साथ काफ़ी हद तक मैक्सिमम जो है वो कंट्रोल रहती है सीजर। जो 5 से 10% केसेस जिनमें कंट्रोल नहीं होते उनमें सर्जरी है। उसके बाद भी तो एक मिर्गी का मरीज अपनी सामान्य जिंदगी हर एस्पेक्ट में बिता सकता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो काम काज हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, बच्चे हों, कुछ भी है, तो सब कुछ कर सकता है जो एक सामान्य आदमी दूसरा नॉर्मल आदमी कर सकता है। एक्सेप्ट कुछ एक प्रोफेशंस हैं जहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ आप एपिलेप्सी सर्जरी वालों को नहीं अलाउ करते, जैसे ड्राइविंग या प्लेन फ्लाइट पायलट बनना या गाड़ी ड्राइव करना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। अदरवाइज इसके अलावा सारी चीज़ों में एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे अगर कभी कोई सडनली या नॉर्मल लाइफ में किसी को मिर्गी का दौरा आ जाता है, तो जो उसके आसपास के लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस दौरान? अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो सबसे पहला और जो फोरमोस्ट काम है वो ये है कि मरीज को लिटा दें, करवट लिटाएं, सीधा ना लिटाएं, करवट लिटा दें, उसके अगल बगल से हवा आने के लिए जगह छोड़ें, उसके नाक को बंद ना करें कि अगर दांत पे दांत बैठे हैं तो नाक बंद करके मुंह खोलने की कोशिश ना करें, मुंह के अंदर कुछ भी चम्मच या कुछ भी ना डालें। कई लोगों का कहना है कि जूता सूंघा दो, जूता सूंघाना बिल्कुल ही गलत है, ये सब ना करें। हवा आने दें, उसे करवट लिटा के रखें। सीजर जो आपके रुकने से नहीं रुकना है, आप उसके हाथ पैरों को पकड़ के भी ना रखें। आप अगर ये सोचते हैं कि हाथ पैर पकड़ लेंगे तो ये रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो ब्रेन से इम्पल्स आ रहे हैं, वो होती रहेंगे, तो वो से अपने आप ही रुकना है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को करें और इन द मीन टाइम हॉस्पिटल से कंटेक्ट करें, इन मरीज को शिफ्ट करें। इसी के साथ अब हम बैक पेन पे चले गए, तो आजकल की जो यूथ है, आजकल का जो ये एनवायरनमेंट आ गया है, यहाँ पे कमर दर्द बहुत आम बात हो गई है या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल हो गई, तो क्या रीजन है इनका होने का? सबसे बड़ा कारण है आज के हमारा जो लाइफस्टाइल। मोस्ट ऑफ द यूथ जो हमारे हैं के डेस्क जॉब है, तो काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग रहती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग के साथ साथ स्क्रीन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे वो लैपटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे हो या फिर मोबाइल पे हो। तो उसके कारण गर्दन पे काफ़ी जोर पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ता है, और ये सारे कारणों से बैक एक और नेक एक काफ़ी कॉमन है आज के टाइम पे। इसके अलावा भी हैं
लोग जिम जा रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, इम्प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके बैक एक या नेक एक के लिए जिम्मेवार होती हैं। अगर कोई स्पाइन सर्जरी कराता है तो उस पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हो? एक तो पहला है, स्पाइन सर्जरी कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होती। सबसे पहले तो कोई भी डॉक्टर आपको पहले बार में ही स्पाइन सर्जरी के लिए नहीं बोलेगा जब तक कि कुछ एक चीजें नहीं हो रही। अगर आपका दर्द इतना अनबियरेबल है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपकी कोई नर्व दब रही हो या स्पाइनल कॉर्ड दब रहा हो, उसके कारण से आपके हाथों पैरों में कोई कमी आ रही हो, कोई डेफिसिट आ रही हो, तो उस केस में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर ब्लैडर वॉवेल इन्वॉल्व हो रहे हो, टट्टी पेशाब में कोई दिक्कत आ रही हो, तो ये इमरजेंसी होती है। या कोई फ्रैक्चर हो जिसे स्टेबलाइज करने की जरूरत हो तो सर्जरी की जरूरत होती है। तो अगर इन सब कारणों के अलावा कोई कारण है तो शुरुआत में आपको दवाइयों से ही ट्रायल मिलती है। दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी काफ़ी हद तक आपके स्पाइन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। बट अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता तो सर्जरी आती है रोल में, और सर्जरी के बाद भी रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो कितना ओवरऑल टाइम लगता है ठीक होने में, इसकी रिकवरी होने में? डिपेंड करता है सर्जरी किस चीज़ के लिए की गई है। अगर सर्जरी अच्छे से हो जाती है तो आप विद इन अ वीक अपने पैरों पर चल फिर सकते हैं। अगर पहले से कोई डेफिसिट नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो पैरों में कोई ताकत की कमी नहीं है, तो आप विद इन अ वीक आराम से चल फिर सकते हैं। इनफैक्ट सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन भी हम चला सकते हैं। अगर हम उसे फिक्स कर रहे हैं स्पाइन को, दूसरे तीसरे दिन भी चला सकते हैं और विद इन अ मंथ आप अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ पे वापस आ सकते हैं। ऐसी कौन सी सावधानियां हैं, आम सावधानियां जो हम पहले ही प्रिवेंट कर ले कि ऐसी कोई बीमारी हमें हो ही ना? हाँ, स्पाइन के लिए देखें तो सबसे पहला है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग अगर ज़रूरत है भी तो बीच में आप ब्रेक्स लें, थोड़े स्ट्रेचेस करें, स्क्रीन टाइम अपना कम से कम करें, मोबाइल पे टाइम कम रखें। अगर आपके कुछ एक हैं जो जिसे हम वर्क एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हैं उनको अपने आई लेवल पे रखें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड लें, प्रॉपर नींद लें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके स्पाइन के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में मदद करती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।